डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से अपने परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आपके सामने हैं, आप भी हमारे सामने हैं। हम लोग फिर से अपने आपकी एनडीए की आने वाली परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान के जो कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके साथ मैं डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव आपसे डिस्कस करूंगा और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको लाभान्वित करेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सो माई सेल्फ डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव इज गोइंग टू डिस्कस योर very important 25 question that will help you in your coming एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एनडीए बायो का जो कुछ क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग ने सॉल्व कर रखा है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है जो कि आपको हेल्प करेगा। तो ये पहला जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव दंत विन्यास का वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, है ना, दैट इज आंसर बी। इसका सही उत्तर है क्या है? थिकोडोंट, डाइफिडोंट एंड हेटेरोडोंट। तो ये जो है मानव ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल का फार्मूला है ना, या जो डेंटल कॉन्फ़िगरेशन है उसको ये डिनोट करता है, डेंटल कॉन्फ़िगरेशन दंत विन्यास को डिनोट करता है। अब आइए देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो पहला है, इन्होंने बोला है जो आपका जो डेंटिशन है यानी ह्यूमन मानव दंत विन्यास है वो इसमें क्या है? पहला है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या हो गया कि जो टूथ हैं यानी टीथ हैं, teeth are in the sockets, यानी कि जितने दांत है ना वो हमारे जो दांत है वो एक सॉकेट में रहते हैं, एक सॉकेट में वो उपस्थित रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग थिकोडोंट बोलते हैं। दूसरा आपका है डाइफिडोंट है। दूसरा क्या है? डाइफिडोंट है। डाइफिडोंट का मतलब है कि जो टीथ है ना, जो दांत है वो पूरे हमारे लाइफ हिस्ट्री में 2 बार आते हैं, यानी द टीथ ग्रोज इनसाइड आवर बॉडी इन द 2 टाइम्स ड्यूरिंग द आवर लाइफ साइकिल, यानी हमारे जो जीवन में 2 बार हमारे दांत, मानव में 2 बार दांतों का जन्म होता है। तो देयर आर, इसको लिखेंगे द twice development of the teeth during their life cycle, ठीक है, यानी पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार जो दांत आते हैं। ये जो दांत होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, ये जो दांत होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट, और तीसरी बात आती है हेटेरोडोंट। मतलब हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? हेटेरोडोंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मतलब विभिन्न प्रकार के दांत आते हैं। तो ये जो आपने देखा ना कि जो ह्यूमन का जो डेंटिशन का जो इशू है वो क्या है आपका? है थिकोडोंट, डाइफिडोंट एंड हेटेरोडोंट। थिकोडोंट, डाइफिडोंट एंड हेटेरोडोंट। तो थिकोडोंट का मतलब कि जो हमारे टीथ हैं वो एक सॉकेट में है, पहला। दूसरा है डाइफिडोंट। डाइफिडोंट का मतलब है कि ह्यूमन के पूरे लाइफ में उसके टाइम में, उसके टेन्योर में
उसके जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, है ना, 2 बार जन्म लेते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि हेटेरोडॉन्ट, मतलब जो टीथ होता है, मानव का जो दांत होता है वो एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। कुछ दांत छीलने के लिए, कुछ काटने के लिए, कुछ फाड़ने के लिए। तो हमारा जो टीथ होता है ना, वो बहुत सारे डाइवर्स में डिवाइड होता है, जैसे इंसाइजर है, कैनाइंस है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो ये हम लोग जो क्वेश्चंस या जब आप लोग लेक्चर्स देखते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको जाननी होगी और अगर आपको नहीं समझ में आएगी या आप उसको और जानना चाहते होंगे, तो आप अपनी बात चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, तो हम लोग उसको फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो एनीथिंग इफ विल बी वांट डिस्कस अगेन, तो काइंडली चैट इन द इनबॉक्स ड्यू टू विच वी कैन डिस्कस इट इन अगेन आर फोर्थकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरिड आउट द इनिशियल स्टेप ऑफ द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य में दूध के पाचन का प्रारंभिक चरण पूरा करता है। तो इसका सीधा सा आंसर है, ये हमारा जो है, ये जो होता है ना, ये रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन। रेनिन इज द एंजाइम दैट हेल्प्स टू स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ मिल्क। यानी जो है रेनिन एक एंजाइम है जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये सामान्यतः बच्चों में नहीं पाया जाता, बच्चों में कम पाया जाता है। इससे बच्चे मिल्क का डाइजेशन कम कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ए, इट राइट। आगे चलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, यानी कि पूछा है, मानव में प्राथमिक दांत स्थायी दांतों से भिन्न होता है। मानव में प्राथमिक दांत स्थायी दांतों से भिन्न होता है, जिसमें निम्न में से एक प्रकार का दांत नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा टूथ होता है वो क्या होता है? डाइफीडोंट होता है, डाइफीडोंट होता है। ठीक है, और ये 2 तरीके में डिवाइड होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ठीक है, 2 तरीके के डिवाइड है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो ये टेम्परेरी क्या होता है? ये बिलो टेम्परेरी जो टूथ होता है हमारा, इसका डेवलपमेंट होता है बिलो 5 ईयर्स। इसका डेवलपमेंट होता है बिलो 5 ईयर्स। और ये क्या होता है? अबव 5 ईयर। ठीक है, तो ये 2 तरीके के टीथ होते हैं। तो जो पूछ रहा है कि मानव में प्राथमिक दांत स्थायी दांतों से भिन्न होता है, इनमें से एक प्रकार का दांत नहीं होता। यानी कि जो ये प्राइमरी जो टीथ की बात कर रहा है वो टेम्परेरी टीथ है। प्राइमरी जो टीथ है ना, वो क्या है? टेम्परेरी टीथ है। और टेम्परेरी का मतलब परमानेंट और सेकेंडरी। एक प्राथमिक दांत है और एक द्वितीयक दांत है। तो जो मानव में प्राथमिक दांत स्थायी दांतों से भिन्न होता है, जिसमें निम्न में से एक प्रकार का दांत नहीं होता है। तो कौन से प्रकार का दांत नहीं होता है? तो आंसर आपका है प्रीमोलर, यानी कि आंसर सी। यानी जो प्रीमोलर होता है ये एब्सेंट होता है टेम्परेरी में, यानी कि प्राइमरी टूथ में। प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, प्रीमोलर्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, 3 तरह के टाइप होते हैं ना, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर्स। टीथ होता है वो क्या होता है? इंसाइजर, दूसरा है कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। ये आपके टीथ हैं, ये 4 तरह के टीथ होते हैं। तो लेकिन जो टेम्परेरी टीथ होता है, जो प्राथमिक टीथ होता है, जो दूध का दांत इसको हम लोग बोलते हैं, उसमें प्रीमोलर जो है, जो टूथ होता है वो नहीं होता, उसमें प्रीमोलर टूथ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें।
चौथा क्वेश्चन है वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीवी सामान्यता कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका पाए जाने का प्लेस कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सीकम। इसका सही आंसर है क्या है, सीकम। यानी सीकम में जो है, ये जो सीकम है, इस सीकम में ही जो आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सामान्यतः ह्यूमन बॉडी में सीकम में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ऑप्शन कौन सा, ए सही है, जो कि है सीकम। तो जितने भी सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपका सीकम में होते हैं। सीकम एक तरीके का ऑर्गन है, एक तरीके का ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। बेसिकली ये हार्बीवोरस चीज़ों यानी शाकाहारी चीज़ों के पाचन से संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इनसाइड द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय द, यानी इनसाइड द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय द, तो पेट के अंदर जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका आंसर है आपका पैराइटल सेल। पैराइटल सेल जो है गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रीट करती है, जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रीट करती है स्टमक के अंदर। जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये दो पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। तो लेकिन जो स्टमक की जो पैराइटल सेल्स है ना वो सीक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को, सीक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस को। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आप रट डालेंगे, आप इसको पढ़ डालेंगे, आप इसको बिल्कुल लर्न कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आगे चले। फिर आप देखेंगे तो आपका प्रश्न आता है द एंजाइम दैट नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सकस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस में उपस्थित नहीं होता है। मोस्टली ऐसा एंजाइम बोला जाता है कि इसमें सारे एंजाइम होते हैं, बेस्ट जूस होता है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस को जो है इंटेस्टाइनल जूस को ही हम लोग बोलते हैं सकस एंटेरिकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस बोलते हैं। सकस एंटेरिकस यानी जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसमें ये एक बहुत ही बेस्ट गैस्ट्रिक जूस या कंप्लीट गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं, जैसे कंप्लीट गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें सारे एंजाइम होते हैं इसलिए इसको कंप्लीट गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। लेकिन इसमें कौन सा एंजाइम नहीं होता है, ये होता है न्यूक्लियेज, यानी न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम छोड़कर इसमें बाकी सारे एंजाइम होते हैं, है ना। presence of all the enzyme related to the digestion of carbohydrate, protein and fats।
है ना। तो ये जो है है कि जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है यानी आंत का जो रस है, आंत रस है, उसमें सारे तरीके के जो है आपके एंजाइम होते हैं और केवल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और सकस एंटेरिकस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पूर्ण जो है हम लोग पाचक रस बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका द किडनी आर लोकेटेड एट, गुर्दे स्थित होते हैं विद इन सीलोम, सीलोम के भीतर, नियर द बेसल कैविटी, मुख गुहा में, मुख गुहा के करीब, नियर द हार्ट, दिल के पास, और डी है आउटसाइड द सीलोम यानी सीलोम के बाहर। तो आपका आंसर है बिल्कुल सही, आउटसाइड द सीलोम, यानी जो आपका किडनी होता है वो सीलोम कैविटी के बाहर होता है, आउटसाइड द सीलोम कैविटी। ठीक है, किडनी आर लोकेटेड एट आउटसाइड द सीलोम कैविटी। ठीक है, ये होता है। ठीक, आगे चले। फिर आता है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका नेफ्रॉन, इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनीज की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी यानी वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये कह रहा है कि द बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड, बोमेन कैप्सूल में मौजूद केशिकाओं के गुच्छे को कहा जाता है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है यानी जो केशिकाएं हैं ये रक्त केशिकाएं हैं। ठीक है, रक्त केशिकाओं के गुच्छे को कहा जाता है। और ये बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल, ये होता कहाँ पे है? तो ये होता कहाँ पे है? ये किडनी में होता है, ये किडनी में होता है यानी वृक्क में होता है। अब ये पूछा है कि बोमेन्स कैप्सूल में मौजूद रक्त केशिकाओं के गुच्छों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड, कहा जाता है इनको ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यही इनका सही आंसर है, यानी कि जो किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा बंच होता है ना बोमेन कैप्सूल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दिस इज द राइट आंसर। किडनी के अंदर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का पूरा बंच होता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, राइट, आगे चलें। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं ये हेनले लूप्स इज फाउंड इन, ये हेनले लूप भी कहाँ पर होता है? ये भी किडनी में ही होता है, फाउंड इन द किडनी, ये भी किडनी में पाया जाता है। किडनी में ये कहाँ पाया जाता है? इसी को हम लोग देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ फ्रॉग, मेढक के सेमिनिफेरस ट्यूब लिखा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ रैबिट नो, नेफ्रॉन्स ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों के नेफ्रॉन में, मेढक के नेफ्रॉन में। तो आंसर इसका सही है कि नेफ्रॉन्स ऑफ मैमल्स, जो हेनले का लूप्स होता है ना वो ह्यूमन किडनी में पाया जाता है, जिसके लिए नेफ्रॉन्स में पाया जाता है। ठीक है, जो हेनले लूप्स इज फाउंड इन पहले होता है ह्यूमन्स किडनी यानी मैमल्स की किडनी में मिलता है। मैमल्स की किडनी में जो है, मैमल्स की जो किडनीज होती हैं, जो हेनलेज लूप्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले जिनको हम लोग बोलते हैं, इन जनरली दीज आर फाउंड इन द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी में भी कहाँ मिलते हैं? नेफ्रॉन्स में मिलते हैं। ठीक है, आगे चलें। बिकॉज ह्यूमन भी मैमल्स हैं इसीलिए, और सारे मैमल्स में मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो अनक्लियर होगी।
फिर हम लोग बात करते हैं 11th क्वेश्चंस की। ये कुछ कह रहा है कि सोडियम एंड क्लोराइड आर एब्जॉर्ब इन किडनी इन द रीजन ऑफ। सोडियम और क्लोरीन के क्षेत्र, किस क्षेत्र में वृक्क, सोडियम और क्लोरीन वृक्क के किस क्षेत्र में अवशोषित होते हैं। यहाँ पर एक टाइपोलॉजिकल एरर है और उसको हम लोग सोडियम और क्लोराइड वृक्क, ये हट जाएगा पूरा, है ना, ये हट जाएगा, ये एक टाइपोलॉजिकल एरर है। सोडियम और क्लोराइड वृक्क के किस क्षेत्र में अवशोषित होते हैं, ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर एब्जॉर्ब इन द किडनी, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर एब्जॉर्ब इन द किडनी इन द रीजन ऑफ, दोनों आयन्स हैं तो उसके ऊपर आयन लगेगा। तो ये कहाँ पर, किस क्षेत्र में अवशोषित होते हैं। तो आपको कई आंसर दिया है, तो इसमें आंसर है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, यानी हेनले के लूप के आरोही अंग में, ठीक है। तो आपका जो जो सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप्स। हेनले लूप्स एक लूप होता है, असेंडिंग का मतलब आरोही, नीचे से ऊपर, डिसेंडिंग मीन ऊपर से नीचे। अगर हेनले का लूप इस तरीके से है ना, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग है। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग है। एंड ये क्या है, लूप्स ऑफ हेनले। ठीक है, तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन क्या यहां होते हैं, यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। कहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, इसी जगह एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि इस असेंडिंग लिम्ब एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलरली रेगुलेट बाई, मूत्र का आयतन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो है कई आपको ऑप्शन दिए हैं। तो मूत्र का जो, यानी यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो 2-3 फैक्टर उसमें हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे है आपका आंसर डी इज राइट, एंड दैट इज मीन्स ये आंसर डी इज राइट है। एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये 3 चीजें हैं, यानी तीनों हार्मोन्स हैं जो कि यूरिन के जो वॉल्यूम होता है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी यूरिन के वॉल्यूम को जो कंट्रोल करने के ये 3 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तीनों हार्मोन्स हैं। फिर 13th में हम लोग आएंगे। 13th में हम लोग चलेंगे, माइक्रोट्यूबुल आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, सूक्ष्म नलिकाएं निम्नलिखित तत्वों के घटक हैं, सूक्ष्म नलिकाएं निम्नलिखित तत्वों के घटक हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कई आंसर दिया, तो इसमें आंसर सी आपका है, आंसर सी इसका है, क्या है, स्पेंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, स्पेंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग, वो किसको बनाती हैं, तो किसको बनाती है, स्पिंडल फाइबर्स को बनाती हैं, सेंट्रियोल को बनाती है, सीलिया की बनाती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल होते क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वे कहाँ होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल आपके क्या होते हैं, इनसाइड द सेल्स होते हैं, कोशिकाओं के अंदर होते हैं, इनसाइड द सेल्स होते हैं। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग 14th पे जाते हैं। 14th आपका कह रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन आर, झिल्लियों वाले कोशिकीय अंग है, यानी जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है वो कौन सी है। तो झिल्लियों वाले जो कोशिकीय अंग है जिसमें मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन्स आर, झिल्लियों वाले जो कोशिकीय अंग है वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं, आंसर ए सही है, यानी कि लाइसोसोम है जिसमें मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी एप्लेट्स में भी मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें आपकी मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है। अब सवाल इस बात का है कि बाकी जो ऑप्शंस है वो क्यों नहीं है, क्या उनमें झिल्ली नहीं होती, न्यूक्लियस में झिल्ली नहीं होती, बिल्कुल होती है, क्योंकि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो क्यों हम बाकी ऑप्शंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि इनमें क्या है, राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, सब में क्या है, राइबोसोम है, एक ऑप्शन सब में क्या है, राइबोसोम्स आपके सामने है।
ये देखिए, तो राइबोसोम्स क्या होता है, ये तीनों ऑप्शंस में राइबोसोम है। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की लेयर में मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसीलिए जो है हम बाकी को जो है ऑप्शंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ऑर्गन्स हैं उन सब में जो है लेयर्स या मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन्स आ झिल्लियों वाले कोशिकीय अंग है, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है ही। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियाई है जो भी आपका मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन चूंकि राइबोसोम इसके साथ इस ऑप्शन दिए गए इसलिए ये सही नहीं होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्रोमोसोम एक तरीके का क्रोमैटिन नेटवर्क का पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिर आपका इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई जो है एक केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सेलेक्ट द मिसमैच बेमेल का चयन करें, यानी जो बेमेल है वो कौन सी है। तो आप देख रहे हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं पशु कोशिकाएं हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए है गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, जो कि बिल्कुल सही है, गैस वैक्यूल पाए जाते हैं ग्रीन बैक्टीरिया में। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। मेथनोजेंस जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो जो लार्ज वैक्यूल्स होती है, जिसमें है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल को जो दिया है, ये मिसमैच है, यही इसका सही आंसर बेमेल है, क्योंकि जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, यानी पौधों की कोशिकाओं में ही एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर चलते हैं 16 पे। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी परिषद भाग लेता है, किसमें भाग लेता है, तो ये आपका आंसर सही है। इसमें कई आपको उत्तर दिए हैं, लेकिन जो सही उत्तर है उस पर हम बात कर रहे हैं, जो सही उत्तर है उस पर हम बात कर रहे हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी परिषद भाग लेता है, तो आप किसमें भाग लेता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, स्रावी कोशिकाओं के निर्माण में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स भाग लेता है। ठीक है, इसमें कोई जितने भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि सेल के अंदर होता है, दैट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल, एग्जिस्ट इनसाइड द सेल होता है, वो मेनली पैकेजिंग का काम करता है। जितने भी मटेरियल होते हैं उनके पैकेजिंग का काम करता है। पैक्ड मटेरियल्स, वो मटेरियल्स को पैक्ड करने का काम करता है। और फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, यानी कि जो है स्रावी कोशिकाओं का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं फिर 17 क्वेश्चन है, ये है रेस्पिरेशन इज, यानी कि श्वसन है, क्या है ये पूछा गया है। तो श्वसन है एन एबॉलिक प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक क्रिया, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया, एंड ऑल ऑफ दी। तो इसका सही जवाब है क्या, ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस को बोलते हैं अपचय, एक अपचय क्रिया है, एक ये अपचय क्रिया है, इसको अपचय क्रिया बोलते हैं, अपचय क्रिया है। ठीक है, इट इज द रेस्पिरेशन इज व्हाट है, रेस्पिरेशन श्वसन क्या है, एक अपचय क्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि ये इट लिबरेट्स एनर्जी, ये ऊर्जा को मुक्त करती है, लिबरेट एनर्जी। ठीक है, आगे चले, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये कुछ बड़ा प्रश्न है, होप सो अब आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स मेनली, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। आपको कई ऑप्शन दिए हैं और है ना, कई ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो इस ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर आपका है आंसर बी, यानी कि जो सही उत्तर है वो ये है कि एज कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन एंड एज कार्बोनिक एसिड, यानी दो तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में से होते हुए लंग्स में जाता है, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन के रूप में और कार्बोनिक एसिड के रूप में। ठीक है, कार्बनिक जो हमारा जो हम CO2 यानी जो हमारे बॉडी में जो CO2 बनता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है। तो वो किस रूप में जाता है, CO2 के रूप में तो नहीं जाता हो, तो दो तरीके से जाता है, एक कार्बोनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल के रूप में और कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन के रूप में जाता है, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन के रूप में और कार्बनिक एसिड के रूप में जाता है, एज कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन एंड एज कार्बनिक एसिड। ठीक है, आगे चले। फिर है लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, यानी कि फेफड़े में संलग्न है। तो इसमें कई ऑप्शन दिए, पेरिकार्डियम है, पेरिटोनियम है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो ये जो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, तो ये इसमें से कोई ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें से आंसर डी सही है, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक श्वसन संबंधी विकार है। तो इसमें कई सारी बीमारियां दी हुई हैं, है ना, यानी कि किसी व्यवसाय के कारण अगर हमारे श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, किसी ऑक्यूपेशन के कारण, किसी काम के कारण, कोई विशेष प्रकार के काम के कारण, अगर आप कूड़ा बीनने वाले हैं, अगर आप फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, तो किसी तरह की विशेष बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप किसी व्यवसाय के कारण उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां जो होती हैं उनको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज या व्यवसाय संबंधी बीमारी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसाय श्वसन संबंधी विकार है। तो इसका जो आंसर है वो है सिलिकोसिस। वो आंसर क्या है, दैट इज अ सिलिकोसिस। सिलिकोसिस यानी आंसर सी इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइनिंग ऑफ सिलिका की जब माइनिंग होती है ना, तो उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हमारे नेसल नाक के थ्रू हमारी सांसों से होते हुए हमारे लंग्स में चले जाते हैं, बहुत गंभीर बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, आगे चलें। फिर है 21 है, विच ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ए वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, जन्म दोषों की रोकथाम के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों के दौरान एक महिला के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। तो ये सबसे पहले इसमें एक फिर टाइपिंग वगैरह है के लिए सबसे आवश्यक कार्ड दिया जाएगा, यानी क्या होगा, सबसे आवश्यक जो है पोषक तत्व कौन सा है। तो इसमें है थायमीन दिया है, थायमीन यानी कि विटामिन B1 होता है जो कि नहीं है। ठीक है, फिर विटामिन सी है जो कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी नहीं है। फिर है विटामिन ई, ये भी नहीं है। तो क्या है, फॉलिक एसिड, यानी कि आंसर सी। फॉलिक एसिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि किसी भी महिला के गर्भाधान यानी गर्भ धारण करने के जो प्रारंभिक चरण में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक आता है, डॉक्टर उसको देते हैं। फॉलिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट आर इम्पॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर आगे पर चलते हैं। तो फिर आता है 22वां प्रश्न आपके सामने है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एड इन ब्लड क्लॉटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के जमने में सहायता करता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के के जमने में सहायता करता है, आप जानते हैं, दैट इज अ विटामिन के। विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं भी आपको चोट लगती है तो ब्लड बाहर आता है, लेकिन कुछ देर बाद 2 से 5 मिनट के भीतर ही आपका जो ब्लड है बहना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रक्त के थक्के जम जाते हैं। तो जो रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, अदरवाइज चोट लगती है किसी को तो ब्लड तो बहता रहेगा और लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जिनमें ब्लड का क्लॉटिंग अगर 2 से 5 या 10 मिनट तक नहीं जमता है
लंबा समय लगता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो एक तरह की बीमारी ये होती है, कभी नहीं रुकता है, तो उसको हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं। ये गंभीर बीमारी है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर है क्या है? विटामिन ए डिफिशिएंसी, यानी विटामिन ए की कमी से ही जो बच्चे होते हैं वो अंधेपन के शिकार होते हैं। तो ये सही उत्तर क्या है? विटामिन ए डिफिशिएंसी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है? वो है विटामिन ए डिफिशिएंसी या विटामिन ए में कमी। और इसमें जो है तो क्या होता है, इसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, यानी रेटिनॉल के डिफिशिएंसी से यानी अंधापन होता है, ब्लाइंडनेस होती है, और इसी ब्लाइंडनेस के कारण दुनिया भर में मतलब दुनिया भर के बच्चे विटामिन ए की कमी से उनके अंधेपन के शिकार होते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं। अब इतने ही प्रश्न आपको हम लोगों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हूबहू आप लर्न कर लें, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। बेरी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ बेरी किसकी कमी के कारण होता है? बहुत ही बिल्कुल सही आपने पहचाना, विटामिन B1, यानी विटामिन B1 की कमी से हमको बेरी रोग होता है। विटामिन को हम लोग थायमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन, यानी विटामिन B1 थायमीन की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं। एंड दिस इज द राइट आंसर। बेरी की किसकी कमी के कारण होता है? तो उत्तर आपका है विटामिन B1। ठीक है, फिर है हमारा आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ ए विजुअल पिगमेंट एज वेल एज ए हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक दृश्य वर्ण के साथ साथ एक हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है? थायमीन है जो बिल्कुल नहीं है, थायमीन विटामिन B1 होता है, इट इज अ विटामिन B1 है। फिर है फॉलिक एसिड, ये भी नहीं है। ठीक है, राइबोफ्लाविन है, राइबोफ्लाविन का मतलब क्या होता है? दैट इज अ विटामिन B2। तो इसका सही जवाब क्या है? रेटिनॉल। इसका सही जवाब है रेटिनॉल और विटामिन ए, यानी ये विटामिन ऐसा विटामिन है। आंसर डी इसका सही प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ विजुअल पिगमेंट एज वेल एज हार्मोन। तो कौन सा है, यानी जो एक विजुअल पिगमेंट और हार्मोन की तरह काम करता है, दृश्य वर्णक और हार्मोन की तरह। तो सही आंसर है रेटिनॉल अथवा विटामिन ए। तो यानी विटामिन ए एक दृश्य वर्णक विजुअल पिगमेंट की तरह भी काम करता है और एक हार्मोन का भी काम करता है। तो ये सारे प्रश्न थे जो आज हम लोगों ने आपसे डिस्कस किए। ये सारे बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको डिस्कस करेंगे, आप इनको पूरा का पूरा लर्न कर लीजिए, आप इनको अध्ययन कर लीजिए, और ये आपके लिए, आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। देन थैंक यू सो मच। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।